तो जहां पे हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था वहीं से स्टार्ट करें, याद है कहाँ एंड किया था हम लोगों ने? ये कुछ पढ़ रहे थे हम लोग, श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये लिख लिया था क्या तुम लोगों ने? ये सब लिख लिया था ना हमने? ई वी साई लिख लिया था, बिल्कुल। हाँ, चलो तो इसमें एक दो चीजें और बता देता हूँ क्या क्या है, वो भी लिख लो। जैसे यहाँ पर एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये भी लिख लेते हैं यहीं पे शॉर्ट में अपन फटाफट से। लेट्स राइट इट हियर दैट चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, आप एक सेकंड रुक जाओ, इसको लिख लो, मैं देखता हूँ उसके लिए। आई विल डू समथिंग, ओके? फटाफट लिखो, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक सेकंड देख लो, लिख लो, मैं सेटिंग्स चेक कर रहा हूँ। लिख लिया क्या सबने? चलो तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्या क्या हम समझ सकते हैं इससे, और इसका यूज क्या करना है हमको। ठीक है, तो बेटा पूरी इक्वेशन तो अपने को सॉल्व नहीं करनी होगी। व्हाट वी विल हैव टू डू इज कि साई इज योर वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साई इज आवर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमको पता है ना? ओके, तो अब इसमें यूज क्या है साई का वो समझ लेते हैं। तुम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करके कुछ पढ़ा हुआ है क्या? हैव यू स्टडीड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही बताता हूँ व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगली जो सब हेडिंग तुम लिखोगे वो लिखोगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट डाउन दी नेक्स्ट हेडिंग, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ तुमको। ईशान बेटा, अगर आपका स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो आपका नेट कनेक्शन स्लो होगा, बिकॉज द स्क्रीन हियर इज परफेक्टली फाइन। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बच्चों इसका मतलब क्या है देखो, जल्दी समझा रहा हूँ, सब बिल्कुल समझा रहा हूँ, सुनो देखो इधर 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 इधर। व्हाट डज दिस मीन लिटरली? हमारे पास, तुम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, एक्स वाई जेड, सबने पढ़ा है। किसी एक पॉइंट को थ्री डी में अगर समझाना हो तो उसके लिए हमको एक्स वाई जेड पोजीशन चाहिए होती है, राइट? किसी एक पॉइंट की पोजीशन हमको अगर थ्री डी में बतानी हो तो उसके हमको तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये अगर मेरे पास पॉइंट है थ्री डी में, तो इस पॉइंट की पोजीशन में एक्स वाई और जेड तीन चीजें बता के बता सकता हूँ। ये अगर पॉइंट है ना, बता सकते हैं। ओके, लेकिन इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, समझो इस बात को। अगर मैं आपको इस पॉइंट के एक्स वाई जेड ना बताकर, इफ आई डोंट टेल यू एक्स वाई जेड ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट आई टेल यू इज अ डिस्टेंस आर, है ना? अगर मैं डिस्टेंस आर बताता हूं
तो अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस r पता है बेटा, दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर z, और आपको डिस्टेंस r पता है, तो आप क्या बता सकते हो कि ये पॉइंट किस टाइप की सरफेस पे लाई करेगा? अगर आपको सिर्फ r पता है तो व्हाट काइंड ऑफ अ सरफेस विल दिस लाई ऑन? 3D क्या सरफेस बनेगी? अगर मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट है और इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो आप क्या कहोगे किस टाइप की सरफेस पे है? एक स्फीयर पे होगा, एक स्फीयर पे होगा। इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से बनाओगे r डिस्टेंस पे, तो 3D में बनाओगे तो स्फीयर पे लाई करेगा, हाँ या ना? करेगा ना? अगर आपको ये पता है कि इससे r डिस्टेंस पे है, तो आप ये कह सकते हो कि सर r डिस्टेंस, r रेडियस का एक स्फीयर बना दो, इस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ये पक्की बात है। अगर सिर्फ हमको ये पता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो ये r रेडियस के स्फीयर पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, मैंने r के साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दी। अब मैंने क्या किया, आई टोल्ड यू कि इस r का जो एंगल है z एक्सिस के साथ, उसको मैंने कह दिया थीटा। तो अब अगर दो चीजें पता है, r और थीटा, तो अब आप मुझे क्या बता सकते हो कि सर ये जो पॉइंट आपने बनाया है, ये पॉइंट अगर r डिस्टेंस पता है और एंगल z एक्सिस से पता है, तो यानी कि ये सर इसी ऐसे एक सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ये बात समझ आती है? ऐसे सर्कल पे लाई करेगा, बिल्कुल, है ना? सर्कल पे लाई करेगा ना? दिस विल लाई ऑन अ सर्कल। चैन बेटा अब नहीं कटेगी आवाज, आप चिंता मत करो, नाउ द वॉइस विल नॉट क्रैक, ओके? तो अगर हमको दो चीजें पता है किसी पॉइंट के बारे में, एक उसका डिस्टेंस ओरिजिन से और उस डिस्टेंस का एंगल z एक्सिस से, तो ये एट अ डिस्टेंस r लाई करेगा और एंगल पे लाई करेगा, तो इस सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ये बता सकते हैं अपन, हाँ या ना? If you tell two things about the point, its distance and its single angle, you can tell कि ये किसी सर्कल पे लाई करेगा। मोहित कह रहा है कैसे? तो मोहित बताओ ना मेरे को, अगर आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट लाई करता है और इस पॉइंट का एंगल आपको z एक्सिस से पता है, तो इस पे आपको क्या क्या फ्रीडम है? डिस्टेंस फिक्स है, इसके साथ एंगल फिक्स है, इसको कहाँ घुमा सकते हो आप? ऐसे ही घुमा सकते हो ना, और तो कहीं घुमा नहीं सकते। ऐसे घुमाओगे तो ये पॉइंट क्या बना रहा है? ये टॉप पॉइंट क्या बना रहा है? क्या बनाएगा टॉप पॉइंट? कौन नहीं बनाएगा बेटा टॉप पॉइंट, सिर्फ टॉप पॉइंट क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा, बिल्कुल। द टॉप पॉइंट विल मेक अ सर्कल, राइट? तो अब आपको ये पता चला कि दो चीजें बताने पर हमको ये पता चलता है कि ये पॉइंट किसी सर्कल पे लाई करेगा। अच्छा, अब मैं अगर एक और चीज बता दूं, इफ आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस, अब अगर मैं कहूं कि ये जो आर है, इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे, उसका एंगल भी बता दूं फाई, अगर इसका एंगल भी फिक्स कर दूं, इफ आई फिक्स द एंगल एज वेल, तो अब क्या एंगल, अब क्या ये सर्कल पे लाई करेगा, एक फिक्स पॉइंट मिल जाएगा? फिक्स पॉइंट मिलेगा या नहीं? चैन बेटा मैं समझा दूंगा, अभी पहले जो कह रहा हूं वो सुन लो। तो अगर सिर्फ आर बताया था, तो ये पता चला था कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे, यानी कि एक स्फीयर पे लाई करता है। अब अगर मैंने आर के साथ एक एंगल बता दिया, तो ये पता चला कि ये पॉइंट किसी सर्कल पे कहीं ना कहीं होगा। अब मैं ये कह रहा हूं, हाँ प्रथम बेटा आई कैन, बट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। बट अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको मैंने आर डिस्टेंस के साथ, इस एंगल के साथ एक और एंगल बताया कि ये जो आर बनाओगे, उसका जो प्रोजेक्शन है उसका एंगल भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स कर दिया। तो पहले तो डिस्टेंस फिक्स किया था आर, फिर इसका एंगल जेड एक्सिस से फिक्स किया था।
अब ये भी कह दिया कि इसका जो प्रोजेक्शन है उसका एंगल दूसरे एक्सिस से भी फिक्स कर दिया ना, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस जो है उससे एंगल फिक्स कर दिया। तो अगर दो एंगल फिक्स कर दिए, वर्टिकल वाला और इसके प्रोजेक्शन का एंगल भी फिक्स कर दिया, इसका प्रोजेक्शन यही लाई करता है, तो इस पेंसिल को मैं शिफ्ट कर सकता हूं क्या बिना कुछ चेंज करे? कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, है ना। अगर मैंने इसका एंगल इससे फिक्स कर दिया तो ऐसे नहीं रोटेट हो सकता, अब ये फिक्स हो गया। और इसके प्रोजेक्शन का एंगल अगर यहां फिक्स कर दिया तो इसको मैं इधर भी रोटेट नहीं कर सकता। तो रोटेशन फिक्स हो गया, डिस्टेंस आर फिक्स्ड है, तो अब ये कहीं शिफ्ट नहीं होगा। दिस विल एग्जैक्टली रिप्रेजेंट अ पॉइंट एट द टिप। डिस्टेंस, ये एंगल और बॉटम वाला एंगल, तो डिस्टेंस फिक्स कर दिया, एक एंगल और ये दूसरा एंगल फिक्स कर दोगे, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अब इस पॉइंट को बताने के लिए कितनी चीजें लग रही हैं? तीन। कौन सी तीन चीजें? आर, थीटा और फाई। मतलब ये है कि तुम थ्री डायमेंशन में एक पॉइंट एक्स वाई जेड से बता सकते हो, वैसे ही वो पॉइंट तुम आर, थीटा और फाई की मदद से भी बता सकते हो। सो फाई विल बी योर एंगल विद एक्स एक्सिस। और ये जो है आपका, दिस इज द प्रोजेक्शन। आप लोगों ने प्रोजेक्शन बनाए होंगे ना फिजिक्स में, वेक्टर्स में। बिल्कुल। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 3D में पॉइंट्स बताने के काम आता है। ऑलराइट। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट की लोकेशन हम एक्स, वाई, जेड से बता सकते हैं, या फिर और वी कैन टेल बाय आर, थीटा एंड फाई। तो थ्री डायमेंशन में, बिल्कुल थ्री डायमेंशन में पॉइंट की पोजीशन बताने के दो तरीके हैं, या तो एक्स वाई जेड से बता दो या आर थीटा फाई से भी बता सकते हो। तो आर थीटा फाई से बताने को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, मैं इसमें बता देता हूं कि आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है। आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, थीटा इज एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ जेड एक्सिस, इसको ड्रॉ कर लो बच्चों। एंड फाई is angle of projection of position vector with x axis। ठीक है। नोट कर लिए सबने? हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? तो साई की जो इक्वेशन होगी उसमें हम आर थीटा फाई का यूज करेंगे, जल्दी से नोट कर लो। साई की जो इक्वेशन होगी उसमें हम आर थीटा फाई का यूज करेंगे। नहीं बेटा अक्षत, अपन ने फिक्स कर रखा है फाई को वाई एक्सिस से नहीं लेंगे, फाई को अपन एक्स एक्सिस से ही लेंगे। ठीक है, फाई को अपन एक्स एक्सिस से ही लेंगे। फाई रिप्रेजेंट्स एन एंगल, जैसे थीटा किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा एक वेरिएबल होता है, ऐसे फाई भी एक वेरिएबल होता है। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं पी एच आई, फाई। दिस इज फाई, दिस इज थीटा। लिख लिया सबने? जिक्षु, ये एग्जाम में आएगा क्या? एग्जाम में आएगा क्या मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू से एग्जाम में आएगा?
ठीक है, लिख लिया सबने? फाई की स्टेटमेंट ये कह रही है बच्चों कि ये आर वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ये बनेगा, देख लो आपकी स्क्रीन पे, दिस विल बी द प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन का एंगल जो है वो उसको हम फाई कहेंगे। पोजीशन वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बन रहा है इसका एंगल इज फाई। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ये तो मैथमेटिक्स है, इसका यूज हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ये आगे चल के यूज होगी, क्या यूज होगा वो समझ लेते हैं, वो काम आएगा आपको। ठीक है, दैट विल बी ऑफ यूज, उसको देखो। आप मैथमेटिक्स में उलझे रहोगे तो फिर केमिस्ट्री नहीं आ पाएगी या फिजिक्स नहीं आ पाएगी। अब इसके नीचे लिखो, एन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन coordinate system can also be written using can also be written using let me see। अब तुम इतना कंप्लेन नहीं कर रहे हो कि ब्लर है, तो क्या ब्लर है? बेटा मुझे तो ब्लर नहीं दिख रहा। अगर आपके यहाँ ब्लर आ रहा है तो इसका मतलब आपका नेट कनेक्शन खराब है। I am looking at my phone and I can watch it properly. If you want to see, if it is blur, then that means it's a problem with your net connection. Okay, it's not from here. चलो तुम इधर देखो, प्लीज चेक योर नेट कनेक्शन इफ द स्क्रीन इज ब्लर। लिखो इधर, an equation in Cartesian coordinate system can also be written using polar coordinate system, polar coordinate system, polar coordinate system। psi x comma y comma z can be written as psi r theta phi। बेटा इसको जल्दी जल्दी करो, इसको समझाना है मेरे को, तुम अगर इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे r refers to distance and theta and phi are angles। कटना तो नहीं चाहिए बेटा चैन वॉइस।
ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जगह आर थीटा फाई का हम यूज करेंगे। इसका यूज हम क्यों करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। वी विल यूज दिस। यहां तक लिखा सबने? अभी सब सीख क्लियर आ जाएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट एक बार लिख लो यहां तक। लिख लिया? ठीक है। अब इसका यूज क्या है सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो साई को लिखते कैसे हैं ये समझते हैं। साई n l m, दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन। दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन। इस टर्म को हम साई रीड करते हैं, दिस टर्म इज रेड एज साई। So this is Schrodinger's equation which contains first three quantum numbers। कौन कौन से quantum numbers? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। ये तीन क्वांटम नंबर्स इक्वेशन में होते हैं। रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन फॉर अ गिवन ऑर्बिटल। फॉर अ गिवन ऑर्बिटल, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की वेव इक्वेशन को ये बताता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, जल्दी से लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। नोट दिस डाउन, आई विल एक्सप्लेन दिस। लिख लिया सबने? बिल्कुल, जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे थे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में वो सब यहीं से आए बेटा। एवरीथिंग केम फ्रॉम हियर। साई से ही बनाया है सब कुछ। वो शेप्स वेप्स कैसे है वो सब आज ही समझेंगे, है ना? लिख लिया सबने? अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो साई एनएलएम से लिखना आना चाहिए कि साई एनएलएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं लिखने के तरीके के। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल साई 100। अगर साई 100 लिख रहे हैं तो साई 100 किस ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? साई 100 कहने का मतलब है हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कौन सा ऑर्बिटल। देखो, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0। n0 l0 m0 कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? 1s, बिल्कुल 1s ऑर्बिटल। ठीक। अच्छा, और देखते हैं इसका एग्जांपल। फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने को आपको, एक सेकंड रुक जाओ, सब समझाऊंगा मैं, पहले समझते तो जाओ एक एक करके। साई 211 अगर है, n की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? n की वैल्यू क्या लिखेंगे? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1। तो सबशेल कौन सा हो जाएगा ये? सबशेल कौन सा हो जाएगा? 2p। फिर ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई जेड अपने को देखना पड़ेगा, तो अपन देखना सीखेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड अपन देखना सीखेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे साई 430 है, n की वैल्यू क्या है?
4, L की वैल्यू 3, M की वैल्यू 0। तो कौन सा सबशेल कहलाएगा? ये कौन सा सबशेल आएगा बेटा? D के लिए L तो ट्रू होता है, L इक्वल टू 3 किस सबशेल के लिए होता है? किस सबशेल के लिए होता है? 4F। बिल्कुल, दिस विल बी फॉर 4F। ठीक है, तो मतलब क्या है सुनो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें समझाया था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव, ये याद है? इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव। हाँ, साई क्या है मैं अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिख लेना बाद में, पहले सुन लो। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे साइन थीटा अगर वेव होती है आपकी, जैसे ये अगर वेव है तो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखते हो? y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे ही लिखते हो। अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हो आप लोग। विधान कह रहा है नहीं, तो क्या लिखते हो विधान बेटा, बताना जरा। cot x इंटू cos x। क्या बातें करते हो यार। विधान बेटा तुम रहने दो। खैर, तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। अब मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन अगर लिखनी है, या इलेक्ट्रॉन वेव हमको लिखना है, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस टाइप की एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन। दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव लाइक दिस। तो हमको ये पता है कि न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1s का इलेक्ट्रॉन इस जगह घूमता है, 2s का इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूमता है ना, 2p का इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूमता है। तो हर ऑर्बिटल की सेम इक्वेशन तो हो नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इक्वेशन से सारे ऑर्बिटल बन जाए। एवरी ऑर्बिटल एवरी ऑर्बिटल विल हैव अ डिफरेंट इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि 1s ऑर्बिटल की इक्वेशन अगर लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, साई 1 0 0। आया समझ में थोड़ा कि साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ लंबी चौड़ी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हम पूरा लिखेंगे ही नहीं, हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, साई 1 0 0। अगर 1s की इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो बस इतनी सी बात है। ऐसे ही 2p को रिप्रेजेंट करना है तो साई 2 1 1 या 0 या -1, क्योंकि m बदल जाएगा, सबशेल 2 और 1 फिक्स रहेगा 2p के लिए। इतना समझ में आता है ना? ऐसे ही 4f सबशेल के लिए लिखना है तो 4f के लिए 4 3 और ये 0 की जगह अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। अब ये नंबर्स बदलने से कैसे इक्वेशन बदलती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। एक काम करो, यहां तक लिख लो जल्दी, जरा नोट दिस डाउन अप टिल हियर, अप टू दिस एग्जांपल्स। फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैथमेटिकल इक्वेशन ये नंबर बदलने से कैसे बदलती है, जल्दी से। हाउ डज चेंजिंग क्वांटम नंबर्स गिव यू डिफरेंट शेप्स? लिख लिया क्या सब लोगों ने? ठीक है। नहीं आयुष बेटा, मैथ्स और केमिस्ट्री अलग अलग नहीं होते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। चलो अब इसका मतलब समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है और कैसे होगा। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ी है? बिल्कुल अक्षत, बिल्कुल बिल्कुल, अभी और क्लियर हो जाएगा, है ना? आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ी हुई है, यू स्टडीड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन। जैसे टू अंडरस्टैंड बाय एनालॉजी हम समझना चाह रहे हैं कुछ, यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो क्या समझना चाह रहे हैं हम लोग? देखो, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई, जैसे आप लोग एक फंक्शन पढ़ते हो y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होती है।
तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की साई एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, इसको एक्सपैंड नहीं कर रहे हम, जनरल इक्वेशन ऑफ साई। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या हैं? इस क्वाड्रेटिक कांस्टेंट्स ए, बी और सी हैं, बिल्कुल। इस तरीके से इसके जो कांस्टेंट होंगे उनको कहेंगे एन, एल और एम। क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन के कांस्टेंट्स एन, एल, एम है। जैसे क्वाड्रेटिक में एबीसी होते हैं, नहीं पैराबोला नहीं होता बेटा आयुष, पैराबोला नहीं होता। मैं सिर्फ तुमको मैथ्स की एनालॉजी समझा रहा हूं कि एनएलएम की अलग अलग वैल्यू बदलने से यहां क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ वो समझा रहा हूं, पैराबोला नहीं होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुम इसको सॉल्व नहीं करते, बट इसकी एनालॉजी हम समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो एबीसी बदलने से या एनएलएम बदलने से क्या फर्क पड़ता है, ये समझो। अगर आप एक केस में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 रख दो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 रख दो, और फिर अगर आप ग्राफ प्लॉट करो एक्स और वाई, तो कैसा ग्राफ आएगा? कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ, है ना। अच्छा, अब मैं अगर इन नंबर्स को चेंज कर दूं, अब मैं अगर इन नंबर्स को चेंज कर दूं सेकंड केस में, इफ आई चेंज दीज नंबर्स, इफ आई पुट a एज -1, b एज 0, c एज 0, क्या मेरा ग्राफ अभी भी वैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा। अब कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड्स, है ना, इस टाइप का हो जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज y, बिल्कुल। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, देखो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अलग अलग कांस्टेंट्स की वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ आते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। ठीक, तो इसी तरीके से ये एक जनरल इक्वेशन लिखी है अपन ने साई, इसमें अगर आप एन, एल, एम की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे तो आपको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। मतलब क्या है, सुन लो इस बात को। मतलब कि अगर n की वैल्यू 1 रखता हूं, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो मुझे 1s ऑर्बिटल के लिए मिल जाएगा। आई गेट दैट ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल। अगर एनएलएम की फिक्स वैल्यू रखी तो उसके लिए एक ग्राफ बना। अगर मैंने एनएलएम की वैल्यू फिर चेंज कर दी, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एनएलएम, सेकंड, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 रखी, यानी 2s के लिए अगर आप ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा? अब इस केस में मेरे को न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मिलेगी? यहां मिलेगी थोड़ी डेंसिटी, फिर एक गैप होगा, और फिर उस गैप के बाहर मेरे को वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। आई गेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर दैट गैप एज वेल। This will be a radial node. This will be a radial node. बिल्कुल।
तो जो शेप हम बना चुके हैं, हमने सब शेप समझ लिए थे, एस का शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, डी का शेप कैसा होता है, उसमें नोड कहाँ आती है, बट वो आए कहां से थे, आए कहां से थे, साई की अलग अलग इक्वेशंस को ग्राफ बना बना के ये सब शेप्स निकाले गए हैं, 1s 2s 2p एंड एवरीथिंग एल्स। फिर मैंने आपको ये भी कहा था, याद है, कि NLM सिटी कॉलोनी घर बताता है, यानी कि कौन से ऑर्बिटल में आएगा। तो NLM की एक वैल्यू रख दोगे तो अलग अलग NLM की वैल्यू के लिए अलग अलग शेप्स बनेंगे। तो NLM की एक वैल्यू से 1s का ग्राफ बनेगा, NLM की दूसरी वैल्यू से 2s का बनेगा। ऐसे अलग अलग एड्रेस की वैल्यूज डालते जाओगे तो अलग अलग ग्राफ मिलते जाएंगे। आई बात समझ में थोड़ी बहुत? इट्स अबाउट कि क्या कैसे बना है, शेप आए तो आए कैसे, हमने समझ तो लिए कि क्या शेप्स होते हैं, उनमें कितनी नोड होती है, ये सब तो हमने कर लिया, बट ये आए कैसे, इस तरीके से आए। ठीक है, तो पॉइंट इज कि इक्वेशन लिखी इलेक्ट्रॉन की, उस इक्वेशन का प्लॉट बनाया, वो प्लॉट जो बनाएंगे हम, वो प्लॉट हमको क्या दे देगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स दे देगा। दिस इज हाउ श्रोडिंगर टोल्ड अस द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या क्या लिखोगे इसमें से, या ये सिर्फ समझ लो लिखना है, क्या इसको लिखने वाली चीज आगे बढ़ा दूं? लिखना है, चलो ठीक है, लिख लो, जल्दी लिख लो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। टू अंडरस्टैंड बाय एनालॉजी ऐसे करके लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो। बिल्कुल बिल्कुल अक्षत बेटा, उतने ही है जितने कल बताए थे। जल्दी से लिख लो इसको, नोट दिस डाउन। जब ये लिख लो तो मुझे बता देना, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है। नोट कर लिया क्या? जल्दी करो।
अरे नाइस वैभव, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स रियली गुड टू नो। चलो ये सबने बना लिया, आगे बढ़े, देखें साई क्या क्या बताता है हमको, व्हाट डज साई टेल। चलो बच्चों, तो उसके नीचे लिखो साई क्या क्या बताता है। अभी हमने साई का मतलब समझा है कि व्हाट इज साई एंड व्हाट डज इट टेल, वील अंडरस्टैंड नाउ। वेव फंक्शन साई प्रोवाइड्स, लिखो, wave function psi provides several useful information about an electron, comma, like energy of electron, like energy of an electron, comma, position of electron in 3D space, in a particular orbital, in a particular orbital, full stop। साई जो है वो हमको एनर्जी बताता है, पोजीशन बताता है। अच्छा, साई की और भी डेरिवेटिव्स हैं जिनसे हमको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे मॉड ऑफ या साई का स्क्वायर, अगर बात करें साई का स्क्वायर, दिस will give us probability density, gives us probability density। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे चल के ना। सेकेंड, electron clouds can be drawn, electron clouds can be drawn by using the density data, by using the density data in 3D space, in 3D space। हाँ, सिर्फ मैंने कहा था कि एनर्जी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो साई की इक्वेशन सॉल्व कर पाएगा वो तो निकाल लेगा। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं करेंगे, हमारे पास उतना भी वर्किंग पोटेंशियल नहीं है जो हम कर पाए, बट इट्स ओके। तो वी विल नॉट डू, विल नॉट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट। नहीं नहीं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्यों वायलेटेड है? नहीं है वायलेट, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग तो यही कहता है संभावना की बात होगी। लिख लिया यहां तक सबने? थर्ड पॉइंट लिखा? लिखा? हाँ, लिखो, द रीजन्स और पॉइंट्स वेयर साई स्क्वायर इक्वल टू 0, the regions or points where psi square is equals to 0 are called nodes, are called nodes, that is the places where, that is the places where probability of finding an electron
is zero. That is probability where finding an electron is zero. गुड पार्थ, क्लियर हो गया ना? सही है. इज जीरो इज कॉल्ड अ नोड, है ना? यही कहा था हमने, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी वहां जीरो. साई इक्वल टू जीरो को भी कह सकते हैं. साई जीरो होगा वहीं साई स्क्वायर जीरो होगा. बिल्कुल. अभी मैं आगे चल के आपको नोड्स को ग्राफ से रिलेट करके बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि साई जीरो या साई स्क्वायर जीरो दोनों कह सकते हैं. बट ग्राफ क्योंकि हम साई स्क्वायर से बनाते हैं इसलिए साई स्क्वायर कह रहे हैं. साई इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो अ नोड. डोंट वरी. लिख लिया सबने? हर्षल शुरुआत से कह रहा है सर स्क्रीन इज ब्लर, स्क्रीन इज ब्लर. कौन सी वाली स्क्रीन ब्लर है हर्षल, ये बताओ. रुक जाओ, लेट मी चेक द वन लास्ट थिंग दैट आई हैव नॉट चेक्ड. इफ दैट इज फाइन तो बेटा कुछ नहीं हो सकता. फिर तो आपको अपना नेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा. एंड हियर इट सीम्स एवरीथिंग इज फाइन. एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट टू मी राइट नाउ. अब अगर इसके बाद भी नहीं हो सकता तो फिर तो नहीं होगा कुछ भी, है ना? ठीक है. अब तो नहीं होना चाहिए यार दिक्कत. मतलब दिस इज द बेस्ट. मतलब सब कुछ चेक कर लिया मैंने, कोई भी दिक्कत नहीं है. चलो देखेंगे. अभी तो तुम काम करो. आई विल सी आफ्टर द क्लास. अभी लिख लो. आज मैंने सोचा था कि चैप्टर खत्म करेंगे बट मुझे लग नहीं रहा है कि तुम जिस स्पीड से काम करवा रहे हो आज की चैप्टर खत्म हो पाएगा. लिखो जल्दी. आगे यहां तक लिख लिया सबने? इज कॉल्ड अ नोट तक, यहां तक एवरीवन नोटेड? हाँ वासु, क्या करें अब, कभी कभी होता है. फोर्थ पॉइंट लिखो. एक और चीज लिख रहे हैं हम. क्या लिख रहे हैं कि साई को हमने फंक्शन लिखा था आर थीटा और फाई का लिखा था बच्चों. हमने कहा था कि साई को हम आर थीटा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे. जल्दी बताओ. हाँ या ना? हाँ. अब क्या करेंगे? टू अंडरस्टैंड अबाउट रेडियल नोड्स हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे दो फंक्शंस में. we'll break this into two functions, psi of r into psi of theta and phi. या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं r of r into a of theta and phi, है ना? और इसका मतलब क्या मैं वो भी बता देता हूं. ये जो psi है, psi is known as overall or total wave function. overall or total wave function. और psi of r या r of r is known as radial wave function. radial wave function. और a of r theta phi is known as angular wave function. This is known as angular wave function. लिखा? लिखा लिखा लिखा. अगर लिखा हो तो फिर मैं इसको एनालॉजी से समझाऊं कि इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब है. ईशान बेटा मैं क्लास के एंड पे दे दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं दे दूंगा बिल्कुल. हाँ अब देखो इसका मतलब क्या है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड यूजिंग एन एनालॉजी. ऐसे लिखने का मतलब क्या है?
आपके पास साई जो है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, आर थीटा फाई का। दीज आर दी 3 वेरिएबल्स इन द फंक्शन साई। इस सेंटेंस का मतलब समझ में आता है आपको? अरे आयुष, समझा रहा हूं तो समझ में आएगा, पहले सुन तो लो, जो मैं कह रहा हूं उसकी जवाब दो। ये समझ में आता है? साई के अंदर 3 वेरिएबल है, आर थीटा फाई। बात समझ में आती है? हाँ। अब मैं इसकी एनालॉजी के लिए आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास एक फंक्शन था जो 2 वेरिएबल में डिफाइंड था, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई था और वो फंक्शन को ऐसे लिखा जा रहा था, एक्स इंटू वाई प्लस वाई। ये समझ आता है? इस फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है, 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, राइट? हाँ या ना? आपकी रिप्लाईज चाहिए मेरे को जल्दी, बिना उसके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जल्दी बताओ, आ रहा है ना यहां तक? ठीक है। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें से मैं 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इस फंक्शन को स्प्लिट कर दूं, इफ आई स्प्लिट दिस फंक्शन, तो व्हाट आई कैन राइट दिस एज एक्स प्लस 1 इंटू वाई लिख सकता हूं इस फंक्शन को। आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स वाई एज एक्स प्लस 1 इंटू वाई, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जब मैंने ऐसे लिखा तो मुझे दिख रहा है कि ये एक और 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया। ये एक फंक्शन x का है और ये एक फंक्शन y का है। तो व्हाट आई कैन राइट इट एज कि फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज अ प्रोडक्ट ऑफ एच एक्स इंटू जी वाई। आया समझ? तो हमने क्या किया, एक x और y का जो सिंगल फंक्शन था उसको 2 फंक्शन में ब्रेक कर दिया, x फंक्शन और जी वाई फंक्शन में। इसी तरीके से हमने साई जो एक फंक्शन था उसके 2 फंक्शन बना दिए, आर का फंक्शन और थीटा फाई का फंक्शन। क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन है और ये सिर्फ किसका फंक्शन हो गया? एंगल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको अगर वेव का नेचर डिस्टेंस के साथ देखना है तो इस फंक्शन की मदद से देखेंगे, वेव का नेचर एंगल के साथ देखना है तो इसकी मदद से देखेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ये फंक्शन 0 कब हो सकता है? देखो इस बात को, ये फंक्शन 0 कब हो सकता है? जब या तो x प्लस 1 0 हो या y 0 हो, है ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो क्या होता है कि जब इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो हमको इसमें क्लियरली नहीं समझ में आता है कि x की वजह से 0 हो रहा है या y की वजह से 0 हो रहा है। लेकिन जब हमने इसको स्प्लिट कर दिया और इक्वल टू 0 किया तो हमको दिख रहा है कि ये 2 जगह 0 होगा। एक होगा y इक्वल टू 0 पे 0 और एक होगा x इक्वल टू -1 पे 0। होगा ना? तो डिपेंडेंसी ऑन x पता चल रही है इस फंक्शन से और डिपेंडेंसी ऑन y पता चल रही है इस फंक्शन से। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिपेंडेंसी पता करने के लिए डिस्टेंस के साथ ये फंक्शन यूज करेंगे और एंगल के साथ ये फंक्शन यूज करेंगे। तो रेडियल नोड कौन बताएगा, ये बता सकते हो? रेडियल नोड किस फंक्शन से आएगी, रेडियल वाले से कि एंगुलर वाले से? 2 टाइप की नोड पढ़ी थी ना तुमने, रेडियल और प्लेनर, या रेडियल और एंगुलर। तो रेडियल नोड कौन सा फंक्शन देगा? रेडियल वेव फंक्शन। ये फंक्शन तुमको कौन सी नोड देगा? रेडियल नोड। दिस फंक्शन विल गिव यू रेडियल नोड। आई बात समझ में? कि भाई साइज 0 तो 2 रीजन हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम ये कैसे पता करेंगे किसकी वजह से 0 हो रहा है? तो हमने उसको ब्रेक कर दिया, एक आर का फंक्शन और एक एंगल का फंक्शन। तो जहां आर की वजह से 0 होगा वहां पे रेडियल नोड कह देंगे, और जहां एंगल की वजह से 0 होगा उसको क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? एंगुलर नोड। थोड़ा लॉजिक समझ में आया? मैथ समझ में आ रहा है? मैथ्स की बात चल रही है। तो तुम उस वक्त पूछ रहे थे ना कि सर नोड कैसे आई, नोड कैसे आई, हमें कैसे पता चलेगा कि एंगुलर नोड कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा कि रेडियल नोड कहाँ है? तो हमको अगर किसी दिन मैथ सॉल्व करनी आ गई क्वांटम, तो उसमें साई ऑफ आर इक्वल टू 0 करेंगे तो रेडियल नोड मिलेगा, और साई ऑफ थीटा फाई 0 करेंगे तो कौन सा नोड मिलेगा? कौन सा नोड मिलेगा जल्दी बताओ? एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। बिल्कुल, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं आपको रेडियल नोड का सवाल करवाऊंगा
बस आपको क्वेश्चन में ये क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि साई ऑफ आर को जीरो करेंगे रेडियल नोड के लिए और साई ऑफ थीटा फाई को जीरो करेंगे एंगुलर नोड के लिए। इतना समझाने के लिए आपको पूरी मेरे को मैथ समझानी पड़ी, लेकिन अब बातें थोड़ी क्लियर हुई। हाँ, हुई ना थोड़ी क्लियर। चलो तो यहां तक लिख लो जल्दी से, अभी और क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों को समझने में, बट और क्लियर होती जाएंगी। लिखो लिखो जल्दी लिख लो, फिर मैं आगे समझाऊं, फिर इसको समझना शुरू करें। लिख लिया सबने? वासु बेटा हाँ ठीक, मतलब इतना भी नहीं। चलो अब लिख लिया सबने यहां तक? एनालॉजी भी लिख ली ना? विधान बेटा कोई बात नहीं, बोर हो रहा है तो आप जा सकते हो, यू कैन लीव द क्लास। आपको रोका नहीं है मैंने। मुझे लग रहा है आज की क्लास में सबसे ज्यादा आप ही परेशान कर रहे हो विधान। बोर हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है। समझोगे तो समझ में आएगा। लिख लिया बच्चों सबने? अच्छी बात है ना आदित्य, आपको मजा आ रहा था, गुड गुड। चलो आ जाओ, अब अपन साई स्क्वायर, इस इक्वेशन को अगर स्क्वायर कर दें, इफ यू स्क्वायर दिस इक्वेशन तो हमको साई स्क्वायर मिल जाएगा। और अभी आपको थोड़ी देर बाद और चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सुनना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा। साई ऑफ आर थीटा फाई, साई स्क्वायर कर दोगे तो इधर आ जाएगा साई स्क्वायर ऑफ आर इंटू साई स्क्वायर ऑफ थीटा एंड फाई। तो साई स्क्वायर को क्या कहा था हमने, क्या कहा था? हाँ वैभव, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा था, याद रखना इसको। तो दिस विल गिव यू ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई ऑफ आर कौन सी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा, रेडियल या एंगुलर, ये बताओ। रेडियल या एंगुलर कौन सी दे देगा? दिस विल गिव यू रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और साई स्क्वायर थीटा फाई क्या देगा आपको? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बिल्कुल, दिस विल गिव यू एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये नोट कर लो। क्वेश्चंस में आपको नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी पहले समझानी पड़ रही है, लंबी है, बट वंस विल बी डन बाय द थ्योरी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट जब तक पूरा नहीं समझ लेते तब तक पूरा क्लियर नहीं होगा। मैं बिल्कुल आज समझाऊंगा बेटा, आप चिंता मत करो। इस ये जो मैथ्स चल रहा है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और ग्राफ्स हम समझेंगे, लेकिन उस तक की रास्ता थोड़ा सा लंबा है, ठीक है? तो इसको जल्दी से लिख लो, अपन पहुंचने वाले हैं इसके ग्राफ्स पे। बस ग्राफ पे आते ही आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। लिख लिया? बिल्कुल, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा। अब इसका मतलब क्या है और इसके ग्राफ्स कैसे बनाएंगे और नोट्स कैसे बनाएंगे और किस पार्ट पे क्वेश्चन आएंगे वो समझते हैं। देखो अब इसके ग्राफ पे कैसे आएंगे वो देखो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये समझ लेते हैं और इससे प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब आपके पास 3D स्पेस में न्यूक्लियस है सेंटर पे, ठीक है? ये आपके पास न्यूक्लियस रखा है ना? आपके पास एक न्यूक्लियस रखा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी जो है, आपको याद है अपन ने डॉट्स बनाई थी बहुत सारी, डॉट डायग्राम्स देखे थे, जहां न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा डॉट्स होती थी, डेंसिटी ज्यादा होती थी।
और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते थे डेंसिटी कम होती जाती थी। ऐसे ही होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहने का मतलब क्या है? तो मान लो आप न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पे गए आर, है ना, इफ यू गो टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे गए और अच्छा मुझे बताओ डेंसिटी क्या होती थी बच्चों? डेंसिटी, बेसिक डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी का मतलब क्या होता था? मास पर यूनिट क्या होता था? वॉल्यूम होता था ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट क्या आएगा? पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल मीन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फिजिकल मतलब क्या है मैं बता देता हूं। इसका फिजिकल मतलब ये है कि मान लो आपको कोई कहता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर क्या है, ये बतानी है। किसी ने कहा कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे अगर मैं गया तो यहां रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, तो आप क्या करोगे? आप साई स्क्वायर कह दोगे। अब उस साई स्क्वायर का मतलब क्या है ये भी समझते हैं बच्चों। देखो व्हाट डज दैट साई स्क्वायर एक्चुअली मीन। उस साई स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर मैं, सुनना इसको ध्यान से, अगर मैं न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस जाऊं और आर डिस्टेंस पे जाके एक यूनिट वॉल्यूम ले लूं, इफ आई टेक अ यूनिट वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर। तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटी सी यूनिट वॉल्यूम ले ली जाए अगर यहां, दिस इज यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी साई स्क्वायर आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस यूनिट वॉल्यूम इज साई स्क्वायर आर। हम अभी राइट नाउ कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या कैलकुलेट करेंगे बताऊंगा, लेकिन साई स्क्वायर आर का मतलब समझ में आता है कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस जाओ और वहां पे एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या संभावना है वो ये बता रहा है साई स्क्वायर आर, ये चीज बता रहा है। अब हमको एक्चुअली साई स्क्वायर आर का यूज करना है और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का यूज करना है, हम दोनों निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे यहां तक ये नोट, ये डायग्राम बना लो बच्चों, है ना, ये डायग्राम बना लो जिससे मैं आगे बढ़ूं फिर आपको समझाऊं कि इससे हम ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हाउ विल कैलकुलेट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। और हमको इन दोनों के ग्राफ बनाने होंगे, विल ड्रॉ ग्राफ्स फॉर साई स्क्वायर आर एंड विल ड्रॉ ग्राफ्स फॉर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। ये हमको सीखना है, इस पे हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो बाद में करेंगे प्रथम बेटा, अभी पहले रेडियल के बारे में सारी बात करेंगे, रेडियल के ग्राफ बनाएंगे। एंगुलर के ग्राफ्स की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं अगर तुम कहोगे तो बाद में समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करो ना। इफ यू विल से आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। रेडियल के बारे में हमको सबसे ज्यादा बातें करनी है तो वो हमको समझना है। ये ग्राफ बना लो, जो टर्म्स मैंने लिखे हैं वो लिख लो और मुझे बता दो, तो फिर मैं आगे चीजें समझाना शुरू करता हूं। In this unit volume is psi square r. In this, probability of finding the electron in this unit volume is psi square r. लिख लिया? नहीं नहीं विद्वान बेटा, हमेशा नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी संभावना है, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त अवेलेबल हो, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो टाइम डिपेंडेंट रहेगा।
अच्छा मुझे ये बताओ, लिख लिया अगर सबने तो, कि अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे दूं, मैं आपको कह दूं कि इतनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है एट अ डिस्टेंस आर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैंने बता दी, मान लो मैंने आपको इसकी वैल्यू बता दी कुछ है, तो डेंसिटी से एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो कि डिस्टेंस आर जाओ। अच्छा एक बात और बताओ, जस्ट टेल मी वन मोर थिंग, मैंने तुमको साई स्क्वायर आर की वैल्यू दी, तो ये बॉक्स मैं यहां बनाऊं या ये बॉक्स मैं यहां बनाऊं या फिर यहां बनाऊं या फिर यहां बनाऊं, अगर डिस्टेंस आर सेम है तो क्या इन चारों बॉक्सेस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अलग अलग आएगी क्या? डिस्टेंस सबका बराबर है आर, क्या सब में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लगाएगी क्या? नहीं, सेम आएगी ना, बिल्कुल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? आर पर। तो आर सेम है तो डेंसिटी सेम है, बिल्कुल, वेरी गुड, गुड, चलो तो समझे हो तुम लोग अब। बिल्कुल सही बात है, सही जवाब दिया सबने। आर जो भी डिस्टेंस होगा, अभी अपन ने फिक्स नहीं किया है, जो भी होगा अगर वो फिक्स चारों तरफ बराबर लोगे तो चारों तरफ डेंसिटी बराबर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको डेंसिटी पता है और मैं कहूं कि एट अ डिस्टेंस आर, डेंसिटी मत बताओ आप तो मेरे को, एट अ डिस्टेंस आर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बता दो। तो डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के लिए? डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें? वॉल्यूम से, वेरी गुड, वॉल्यूम से करोगे ना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल गिव यू ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, राइट। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे बच्चों कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r from nucleus is equal to psi square r into volume at r, यही आएगा ना, density into volume will give you overall probability of finding electron at that distance r. प्रथम हाउ मेनी नहीं है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, प्रथम बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन की बात है, बट उस इलेक्ट्रॉन के उस डिस्टेंस पे मिलने की संभावना, टाइम के साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो हर वक्त हर जगह मिलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो वो टाइम के साथ मूव कर रहा है, तो वो एक बार में एक जगह होगा तो उसकी कहीं मिलने की संभावना ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। जब वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा मिलता है तो वहां मिलने की संभावना ज्यादा, और न्यूक्लियस से दूर कम होता है तो उसकी मिलने की संभावना कम। वॉल्यूम एट आर लिखा बच्चों यहां तक? वॉल्यूम एट आर कैसे आएगी मैं बताता हूं, अभी सिखाऊंगा आपको। यहां तक लिख लिया? तो अब बस वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अगर वॉल्यूम मिल गई तो हमको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन मिल जाएगा। ये डेंसिटी का फंक्शन है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बन जाएगा। तो देखो, मुझे एट अ डिस्टेंस आर प्रोबेबिलिटी की निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, आई नीड अ वॉल्यूम। तो अगर मैं एट अ डिस्टेंस आर जाता हूं, ठीक है, आई गो टू अ डिस्टेंस आर, मैं समझा रहा हूं बेटा आयुष, पूरा पॉइंट ही समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो, अभी इस पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है। इस पॉइंट आर पे जाके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, आई ड्रॉ सर्कल एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम की थोड़ी थिकनेस लेनी पड़ेगी, छोटी सी थिकनेस, बहुत ही पतली सी थिकनेस लेनी पड़ेगी हमको। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी थिकनेस है बहुत थोड़ी सी, मैं इसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूं, बहुत ही पतली सी थिकनेस लेते हैं। लेट्स कॉल दिस थिकनेस एज डी आर, लेट्स कॉल दिस थिकनेस एज डी आर, और यहां पे हम डी आर थिकनेस का एक शेल मान लेते हैं, स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरी वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लूं, इफ आई कैलकुलेट दिस कंप्लीट वॉल्यूम,
इफ आई कैलकुलेट दिस कंप्लीट वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय साई स्क्वायर आर, तो मुझे इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. डी आर इज योर विड्थ. डी आर इज अर विड्थ, है ना. तो अब वॉल्यूम कैसे लिखें मुझे बताओ. सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है. सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है. उसको अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी, है ना. देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर. सरफेस एरिया इंटू थिकनेस विल गिव मी वॉल्यूम. और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी एट अ डिस्टेंस r वाज साई स्क्वायर r. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाज साई स्क्वायर r. देयरफॉर ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था ना. दिस वाज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. देयरफॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों. साई स्क्वायर r मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई r स्क्वायर डी आर. ये आ जाएगी. इसका मत बिल्कुल ओवरऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी. बिल्कुल ओवरऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी. दिस इज ओवरऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब भी समझ लो. फिजिकल मतलब क्या है. अगर किसी ने तुमको कहा, सुनो सुनो, अगर किसी ने तुमको कहा कि मुझे न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर, उसने एंगल नहीं बताया तुमको, उसने एंगल नहीं बताया, उसने सिर्फ कहा डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बताओ. तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो आपको क्या करना पड़ेगा. r डिस्टेंस पे साई स्क्वायर फंक्शन लिखोगे, उसको r डिस्टेंस की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा जो ओवरऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी बता देगा. अब अगर किसी ने आपको कहा कि मेरे को न्यूक्लियस से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे चाहिए, तो इस फंक्शन में r की वैल्यू क्या रख देंगे अपन. मैं निकलवाऊंगा साई स्क्वायर की बेटा वैल्यू. सिंह अभिषेक बेटा आप टेंशन मत लो, वो फंक्शन हमको दिया जाएगा. बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पता हो तो आपको सिर्फ क्या करना है. एक बार आपने कोई फंक्शन बना लिया, उसमें सिर्फ आपको r की वैल्यू रखनी है, तो आपको एक्चुअल रेडियल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है. उसको सॉल्व करना तो सीखेंगे हम, बट पहले मतलब तो समझ लें. ये समझ में आ गया. हर इलेक्ट्रॉन का साई अलग आएगा बेटा. एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट साई. एवरी इलेक्ट्रॉन यानी एवरी ऑर्बिटल कहेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह. एवरी ऑर्बिटल विल हैव अ डिफरेंट साई. तो इसको लिख लो जल्दी से. अब अपन फिर आगे बढ़ते हैं. यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ग्राफ बनाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. मैं आपको साई पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्व, है ना. साई स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा. 4 पाई r स्क्वायर डी आर तो सिर्फ वॉल्यूम आई. वॉल्यूम को डेंसिटी से तो मल्टीप्लाई करोगे ना ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए रेडियल. ठीक है. वॉल्यूम को डेंसिटी से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आएगी. अकेले वॉल्यूम से थोड़ी आएगी. चलो अब हम ग्राफ बना लेते हैं. सोइल वॉल्यूम कैसे आई बेटा. अभी तो समझाया था इतना डायग्राम बना के आपको. ये सर्कल बनाया, फिर दूसरा सर्कल बनाया, फिर विड्थ बनाई डी आर, फिर इस सर्कल का सरफेस एरिया बताया 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. कहाँ गए थे तुम टेबल छोड़ के, अपनी कंप्यूटर छोड़ के. तो सरफेस एरिया सरफेस का क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर. उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी. लिख लिया बच्चों. जल्दी बताओ. ग्राफ पे आए आगे.
लिख लिया। इलेक्ट्रॉन की थिकनेस नहीं है बेटा, दिस इज नॉट थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज थिकनेस ऑफ द शेल दैट वी आर टेकिंग। जिस जगह में जिस वॉल्यूम हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी थिकनेस है। ओके लिख लिया सबने? ग्राफ पे आए, ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको। चलो तो अब अपन ग्राफ पे आते हैं। अब हेडिंग लिखो ग्राफ्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। यहां से आपको चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। ग्राफ्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो 1s 2s और 3s। हेडिंग लिख ली सबने? अब एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से बनाना आ जाएगा खुद से। अच्छा 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। रेडियल नोड कितनी आती है बेटा इसमें? कितनी आती है रेडियल नोड, जल्दी बताओ? 0। ठीक है। 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। इसमें रेडियल नोड कितनी आई थी? इसमें रेडियल नोड कितनी आई थी? 1। 3s में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। रेडियल नोड कितनी आई थी? 2। अब क्योंकि हमको नोड्स का नंबर निकालना आता है और हमको ये पता होता है कि जब हम शेप्स ड्रॉ करते हैं तो शेप्स ड्रॉ करते वक्त इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं कम होती जाती है ना। ऐसे ही होता है 1s के लिए। 2s का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, 2s का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास मिलती है अपने को। फिर एक गैप आता है, फिर अपने को फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। ऐसे ही होता है। तो इसमें एक रेडियल नोड आ जाती है। ठीक है। और जब 3s का ड्रॉ करेंगे, जब हम 3s का ड्रॉ करेंगे तो यहां हमको 2 रेडियल नोड मिलेंगी। एक रेडियल नोड और दूसरी रेडियल नोड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलता है। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको इसके अच्छे ग्राफ्स और दिखा दूंगा अगली क्लास में। बट दिस इज हाउ इट इज, राइट? 2 रेडियल नोड्स, ये रेडियल नोड और इसमें एक और 2 रेडियल। अब अगर आपको इसके ग्राफ बनाने हो या आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्राफ 1s का है, कौन सा ग्राफ 2s का है, कौन सा ग्राफ 3s का है, तो आप कैसे बता सकते हो? देखो बच्चों, इसमें कैसे बता सकते हो, बनाने का टाइम दे दूंगा, सुन लो। जब आपसे ग्राफ पूछा जाएगा तो देखो आप क्या करोगे। आप साई ऑफ आर वर्सेस आर का जब ग्राफ बनाओगे तो न्यूक्लियस के सबसे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे दूर जाते जाते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। होती है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। और अभी हमने लिखा था कि जहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां साई स्क्वायर 0 हो जाएगा वहां नोड हो जाएगी। लिखा था। तो साई और साई स्क्वायर का जो ग्राफ बनाएंगे हम 1s के लिए, इसको ध्यान से सुनना बच्चों। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान काम है, बस आपको एक दो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए बस। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो।
एस ऑर्बिटल के लिए ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास होती है, तो सिर्फ एस ऑर्बिटल का साई का ग्राफ जो है वो ऊपर से स्टार्ट होगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप and it will keep on decreasing as you go ahead, as you go ahead. अच्छा, साई का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर का ग्राफ भी लगभग ऐसे ही बनेगा, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, है ना. हाँ, वैल्यू ऊपर होगी, हमको इसमें वैल्यू कभी नहीं प्लॉट करनी होगी, हमको सिर्फ नेचर से मतलब है कि कैसा ग्राफ बन रहा है, कैसा. अब सुनो, इसको अपन 2s पे भी देखते हैं, सुनते जाना, आपको क्लियरली समझ में आएगा. 2s में देखो बच्चों, अपन 2s की बात करें तो न्यूक्लियस ओरिजिन पर रखा है, राइट. न्यूक्लियस इज केप्ट एट ओरिजिन, तो ये न्यूक्लियस ओरिजिन पर रखा है. और ये रेडियल नोड का डिस्टेंस अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपनी इसको शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है. Let me see if I can shift this a little. तो देखो, हमने न्यूक्लियस को यहां रख दिया और रेडियल नोड हमको प्लॉट करनी है बच्चों, देखो, है ना. तो रेडियल नोड मैं यहां मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज आवर रेडियल नोड. बना लेना, भी टाइम दूंगा. तो 2s का ग्राफ जब बनाएंगे हम, साई ऑफ आर वर्सेस आर जब हम ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, ऊपर से या नीचे से, पहले तो ये बताओ. ग्राफ शुरू कहां से होगा, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से, है ना. इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप. अच्छा, पहली बार जीरो कहां होगा, पहली बार जीरो कहां होगा, नोड पे. तो नोड यहां आ रही है, यहां जीरो आएगा, दिख रहा है. स्टार्ट यहां से होगा, नोड यहां आएगी, राइट. ये नोड इस डिस्टेंस पे आ रही है. अच्छा, और इन्फिनिटी पे जाके भी जीरो होगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होंगे ना, ये तो ग्राफ, एस के ग्राफ इन्फिनिटी पे जीरो होंगे. तो अब जब आप 2s का ग्राफ बनाओगे तो स्टार्ट यहां से करना है, स्टार्ट टॉप से करना है, यहां जीरो होना है और इन्फिनिटी पे जीरो होना है. तो तो ये ग्राफ यहां से आपने बनाया, ये नीचे गया, जीरो हुआ, जीरो होके क्रॉस होगा. अच्छा, इसके बाद इन्फिनिटी पे इसको जीरो होना है, इन्फिनिटी पे वापस जीरो होना है, तो ग्राफ को वापस ऊपर जाना पड़ेगा. तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है. अब इसका आप स्क्वायर करने जाते हो, यू गो मेक, अब आप इसका स्क्वायर करते हो, अगर इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो बच्चों ये बताओ, स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू का क्या होगा, साई स्क्वायर आर. ये ऊपर पॉजिटिव वैल्यू थी और ये नीचे नेगेटिव वैल्यू थी. स्क्वायर करने पर क्या होगा, ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल. तो अब अगर आप साई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां जीरो होगा और फिर इन्फिनिटी पे जीरो होगा, है ना. ऊपर से स्टार्ट होगा, नोड पे जीरो है और इन्फिनिटी पे जीरो है. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, become zero, then move up and then again become zero at infinity. तो ऐसा ग्राफ बनेगा साई स्क्वायर का, बनेगा ना. अब आपको अपने दिमाग में थोड़ा सोचना है कि अगर 3s की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं 3s को भी थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं. लेट मी शिफ्ट 3s ऑल्सो, 3s को हम शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये ओरिजिन पे रख दिया हमने, न्यूक्लियस केप्ट एट ओरिजिन, और ये आर है, साई ऑफ आर.
तो ये कितनी जगह जीरो होगा, कितनी जगह जीरो होगा, नोड कितनी आएंगी, दो जगह जीरो होगा। अच्छा, उसका डिस्टेंस भी अपने पास है, देखो ये एक रेडियल नोड का डिस्टेंस है, ये यहां जीरो होगा, और ये दूसरा, मैं इसको थोड़ा दूर बना रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये वाली नोड को थोड़ा सा दूर कर देता हूं मैं, ये दूसरी बार यहां जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ ग्राफ को कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, ऊपर से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। पहली बार जीरो कहां होगा, पहली बार जीरो कहां होगा, पहली नोड पे, बिल्कुल यहां जीरो होगा। फिर दूसरी बार जीरो कहां होगा, सेकंड नोड पे, और फिर अल्टीमेटली इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे जीरो, ठीक है। अब तुमको साई का ग्राफ बनाना है, तो तुम ऊपर से स्टार्ट करोगे, इसको जाओगे, तो जब थोड़ा सा इसको फ्लैट कर देते हैं, इसको लेके जाओगे। अच्छा, साई नेगेटिव हो सकता है क्या, साई नेगेटिव हो सकता है, हाँ। साई स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा, ये याद रखना। साई का ग्राफ नीचे जा सकता है, साई स्क्वायर का नीचे नहीं जाएगा। तो साई का ग्राफ जीरो हुआ, अब वापस नीचे आएगा, अब नीचे जाके किधर जाएगा, ये नीचे आने के बाद किधर जाना पड़ेगा इसको, वापस ऊपर, है ना, क्योंकि इसको वापस जीरो होना है, तो ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, यहां से फिर ऊपर जाके कहां जाएगा, ऊपर आने के बाद कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, ऊपर या नीचे, जीरो की तरफ, है ना, नीचे, ऐसे, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये ग्राफ अपना साइज ऑफ आर का ग्राफ बन गया 3s के लिए, बिल्कुल। इसका स्क्वायर का ग्राफ बनाए, इसके स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, साई स्क्वायर ऑफ आर वर्सेस आर, कहां कहां जीरो होगा ये ग्राफ, कितनी जगह जीरो होगा, कितनी जगह जीरो होगा, दो जगह, बिल्कुल, नोड वन और नोड टू, बिल्कुल। यहां पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव था। साई स्क्वायर का ग्राफ जीरो के नीचे जाएगा क्या कभी बेटा, साई स्क्वायर का ग्राफ कभी जीरो के नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। स्टार्ट ऊपर से करूं या नीचे से, कहां से करूं जल्दी बताओ, ऊपर से। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां जीरो और इन्फिनिटी पे जीरो। तो ये साई स्क्वायर का ग्राफ आया, यहां जीरो हुआ, फिर यहां थोड़ा इसको फ्लैट बना देते हैं, फिर यहां जीरो हुआ, और फिर इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। तो ये साई स्क्वायर के ग्राफ आ गए। तो कैसे पता चला था कि कितनी नोड है, कहां नोड है, ऐसे पता चला था बेटा, एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशन लेके ग्राफ बनाए, जहां जहां ग्राफ की वैल्यू जीरो आई उतनी उतनी रेडियल नोड हो गई, ये दो रेडियल नोड हो गई, है ना, ये हो गई ना रेडियल नोड, दीज आर योर रेडियल नोड्स। तो अब एक ग्राफ और बचा है, बट आज के लिए इतना ही बना लेते हैं, है ना, आज के लिए इतना कर लेते हैं, क्योंकि क्लास हमने थोड़ी एक्सटेंड कर ली है। बिल्कुल, और भी क्लियर हो जाएगा बेटा अभी थोड़े दिनों में, मतलब इसलिए अपने को शुरुआत में इतनी मेहनत लगी, है ना, ये सब करने के लिए अपने को बहुत मेहनत लगी। हाँ, ग्राफ नीचे क्यों गया बेटा, क्योंकि साई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ग्राफ बहुत इजी है, बिल्कुल ग्राफ इजी है, देखो देख, नेगेटिव बताता हूँ, साइन के ग्राफ बनाया तो याद है, साइन का ग्राफ बनता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलती है, ऐसे चलती है। तो ऐसे ही साई की वैल्यू भी, ये वैल्यू जब प्लॉट करी, एक्चुअली में प्लॉट करी ना, ये मतलब मन से नहीं बनाया, ये एक्चुअली जब प्लॉट की, तो नोड के पहले पॉजिटिव वैल्यू आती है, नोड के बाद नेगेटिव आती है, फिर नोड के बाद फिर पॉजिटिव आती है, क्रॉस करता है वो हर नोड के बाद, बिल्कुल गर्व यू कैन, बिल्कुल। तो ये बच्चों इसी तरीके से बनाना है अपने को डायग्राम, है ना, इसको इसी तरीके से बनाना है। ये न्यूक्लियस के नीचे ही ये, और ये लाइन बनेगी और ये लाइन बनेगी। नोड थोड़ा दूर बना लेना, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने बना दिया, ये नोड के नीचे ही नोड आएगी, ठीक है।
हाँ, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नहीं, नॉर्मली तो नहीं। सोहेल बेटा, ठीक है बच्चों, तो क्लास के एंड में थोड़ा क्लास का मतलब समझ में आया? थोड़ा जूम आउट कर दूं? लो। हाँ ईशान बेटा, यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। तो क्लास के एंड में थोड़ा समझ में आया? अगली क्लास में और भी समझ में आ जाएगा, तो अपन इसको अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। अपन इक्वेशन पर बेस्ड सवाल भी करेंगे, ठीक है? अपन इक्वेशन पर बेस्ड सवाल भी करेंगे। अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल, ग्राफ आपको ऐसे इसे ऊपर से ही बनाना ना, ये बना के फिर ये ग्राफ बनाने, ऐसे सीक्वेंशियली लाइन से, ठीक है? लाइन से ही बनाना है इसको। बिल्कुल बेटा, अच्छा टॉपिक है और इस पे सवाल आसान ही आते हैं, टफ नहीं आते। बस एक बार समझने की बात होती है। जो कुछ टाइम हम क्लास में दे रहे हैं, ये आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, समझने में मेहनत कर ली, तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलो, तो फिर मैं आज की थ्योरी इतनी ही रखता हूं। आई एम स्टॉपिंग द थ्योरी हियर, है ना? आई स्टॉप द थ्योरी हियर। बाकी बातें अपन कर लेंगे। हाँ, तो ये थ्योरी रोक दूं मैं यहाँ पे? ठीक है।